चलिए अब आवाज आ रही होगी। क्या कहना चाह रहा है, देखिए तो आवाज अब क्लियर है। ओके, ठीक है। हम्म तो कह रहा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओडम द इकोसिस्टम इज ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। और बोथ ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग, मतलब इसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, और दोनों एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं और अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक और व्यक्ति आए जिनका नाम अकॉर्डिंग टू एस माधवन। उन्होंने क्या कहा, द ecosystem is the sum total of living organisms the environment and the process of interactions between the various unit of the system। ठीक है, इनके हिसाब से क्या कहा गया, व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो है जिनका नाम था माधवन। ठीक है, माधवन के हिसाब से क्या कहा गया इकोसिस्टम के बारे में, तो कहा गया हाँ, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओडम द इकोसिस्टम इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम जो है द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ, सॉरी इकोसिस्टम ने इकोलॉजी कर लीजिए, इकोलॉजी सब्जेक्ट है, इकोलॉजी of both the organism and their non-living environment, each influencing the property of other। ठीक है, इसमें जो होता है ऑर्गेनिज्म के अलावा, मतलब लिविंग के अलावा नॉन लिविंग भी होते हैं और दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब सजीव निर्जीव को या निर्जीव सजीव को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ईच नेसेसरी द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इसलिए है क्योंकि दोनों का जरूरत है और अपने लाइफ को मेंटेन कर सके। माधवन के अनुसार से क्या कहा गया कि इकोसिस्टम जो है सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें टोटल के टोटल जो है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, ठीक है, चाहे वो बड़ा तरह के एनिमल्स हो, छोटे हो, सब इसके अंदर आते हैं। और नॉन लिविंग कंपोनेंट में तो बता ही दिए हैं कि नॉन लिविंग कंपोनेंट में मुख्य रूप से जो आते हैं वो सारे चीज ये आते हैं। अब इसमें क्या उस व्यक्ति का नाम बता दिए, ओडम साहब के बारे में बता दिए कि इकोसिस्टम के बारे में क्या कहा, माधवन ने क्या क्या इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, दो तीन गो साइंटिस्ट है, इसके बारे में आपको जानना होगा कि कौन कौन किस चीज के मतलब इसके बारे में कहा। तीन गो व्यक्ति का नाम है, एगो टेंसले है और दो गो बाकी ये दोनों है, माधवन और ये। तो तीसरा जो व्यक्ति है वो है सबसे फेमस व्यक्ति जिसने कहा है इकोसिस्टम के बारे में, जिनका नाम टेंसले साहब है। तो तीन व्यक्ति ने इस इकोसिस्टम के बारे में अपना अपना विचार रखे हैं। कौन कौन, तो माधवन, ठीक है, ये क्या कहते हैं, टेंसले साहब क्या कहते हैं, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन of all the living and non-living factor and non-living factor of the environment ठीक है। देखिए अभी तो मतलब बोर्ड पे जिस तरह से दिख रहा है, हो सकता है कि पेन टैब पे भी हम कुछ दिन में इस बोर्ड पे आ जाएं, तो पेन टैब पे होगा, डिजिटल बोर्ड की तरह काम करेगा। पेन टैब से भी हम शुरुआत कर सकते हैं कुछ दिन में, 10 दिन के अंदर, उससे भी कभी कभी क्लास हम लोग ले लेंगे।
देखिए, तो 3 गो व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं, एक ओडम, एक माधवन और एक टेंसले। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर पहले है क्या क्या, पोखर है, ठीक है, रिवर है, ठीक है, इसके अलावा लैक है, झील है, ये सब फ्रेश वाटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन 3 गो का नाम है, एक ओडम साहब के हिसाब से कि सजीव निर्जीव एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं, ठीक है, एक माधवन के हिसाब से कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह उसका संबंध यहीं पर बनता है, इंटरेक्शन यहीं पे बनता है, और तीसरा टेंसले के हिसाब से, ठीक है, ये इनका नाम है एजी टेंसले, ठीक है, ये किसके हिसाब से है, एजी टेंसले। एजी टेंसले के हिसाब से 1935 में इन्होंने सबसे पहले यही दिए हुए थे। इन्होंने कहा कि द सिस्टम रिजल्टिंग टू फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं और इन्वायरमेंट में रखकर अपने एरिया को बड़ा से बड़ा कर लेते हैं। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में 3 गो अलग अलग व्यक्तियों का विचार है, ठीक है, जो इस इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे और इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से अपनी भागीदारी को फुलफिल करने का काम करेंगे इस इकोसिस्टम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ये तो हो गया, अलग अलग साइंटिस्ट का भी सबका हो गया है। रोहन का हो गया, चलिए। धर्मनाथ कहाँ रहता है, धर्मनाथ नहीं आता है क्लास में क्या, रोहन को पता होगा। कहिए परीक्षा जुलाई में ले लेगा, तब फिर अपना समझते रहना, ऑब्जेक्टिव तैयारी करते रहिए। हम इस सप्ताह के लास्ट तक फिर हम तीसरा दे देंगे। अब है इंट्रोडक्शन, कौन इकोसिस्टम का, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का क्या परिचय है। द habitation provided by a small and provides by a small and shallow body, shallow मतलब छिछला, shallow body of water covering area of water covering area less than acre and having a depth of water from a few inches to about 10 feet is called pond ecosystem. It is continuously
it is continuously सिलेबस में अपना अपना जो है टिक करते जाइएगा जो जो पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअसली stirred entirely by wind. A structure of entirely by wind. This cause uniform distribution. This cause uniform distribution, जिससे समान रूप में बढ़ जाता है, distribution of oxygen, carbon dioxide and temperature. ठीक है, मतलब पानी के अंदर जो है, पानी में जो हवाएं चलती है पोखर में, तालाब में, नदी में, उससे क्या होता है कि उसके आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तापमान है, उसका बंटवारा चारों तरफ समान रूप से हो जाता है। उसका बंटवारा चारों तरफ से समान रूप से हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर। मेकिंग इट एबल टू पॉसिबल, मेकिंग, इसकी वजह से क्या होता है, मेकिंग इट एबल टू पॉसिबल, जिससे ये सक्षम हो जाता है, पॉसिबल, एबंडेंट वेजिटेशन, thousands of microorganisms, large plant and animals, ठीक है। चलिए समझते हैं ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है। कहता है द हैबिटेशन, मतलब कोई भी जीव कहीं रहता है वो उसका हैबिट कहलाता है, और रहने की जो प्रवेश होता है उसको हैबिटेशन कहते हैं। तो कह रहा द हैबिटेशन प्रोवाइडेड बाय ए स्मॉल एंड सैलो बॉडी, ठीक है, एक छोटे ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एक छिछले हुए, मतलब जिसकी बॉडी मछली उछली होता है, सैलो बॉडी होता है, तो वाटर कवरिंग एरिया में रहता है, लेस देन एक्वायर हैविंग द डेप्थ ऑफ वाटर, जितनी गहराई तक चाहे उतनी गहराई तक रह सकता है, या कुछ फ्यू इंच तक भी रह सकते हैं, अबाउट 10 फीट। इट इज कॉल्ड पॉन्ड इकोसिस्टम, इसको हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें ऊपर भी कुछ जीव रहते हैं और कुछ पेंदी में भी रहते हैं। इट कंटिन्यूअसली सेल्ड इंटायरली बाय द विंड, ठीक है, जो भी चीजें होता है, चाहे वो ऑक्सीजन का लेवल हो, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो, जब हवाएं चलती है तो वो सारे लेवल को एक जगह एक तरह से बना देता है। नहीं तो कहीं होता क्या, पॉन्ड के किसी एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, कम रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, कम रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, कम रहता है, लेकिन इससे क्या होता है कि हवा चलने से वो सबके सब बराबर हो जाता है। दिस काउज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे बराबर मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर का बंटवारा हो जाता है, जिससे ये पॉसिबल हो पाता है कि उस वेजिटेशन में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब हजारों ऑर्गेनिज्म जो है, या ये वो प्लांट है या स्पीसीज है, वो रह सके। मतलब पॉन्ड में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, इकोसिस्टम रहने के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन चीजों का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, जिससे जीवों को रहने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। अब इसके पॉन्ड इकोसिस्टम को हम लोग जो है कंपोनेंट में बांटते हैं, तो इसमें दो चीज है, एक है बायोटिक कंपोनेंट और एक है एबायोटिक। मतलब पोखर के अंदर अगर बात करेंगे तो पोखर के अंदर कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी है और कुछ लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी है, तो उस हिसाब से इसको बांटते हैं। तो हेडिंग देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर
इको सिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। क्या कहता है? कहता है पहला, एमोंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एमोंग द aquatic ecosystem, a pond may be taken, a pond may be taken as a typical fresh water ecosystem, typical fresh water ecosystem, fresh water ecosystem, which has the following two component, which has the following टू कंपोनेंट। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको जो कंपोनेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? दो गो मिलेगा, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। यहां तक हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पहले देखेंगे बायोटिक, फिर देखेंगे एबायोटिक। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जब पढ़ते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि अमोंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक का मतलब है जल में रहने वाला इकोसिस्टम। तो जल में रहने वाला कौन है? पॉन्ड में हो सकता है, रिवर में हो सकता है, इस सब पॉन्ड को देख रहे हैं। मे बी टेकन ए टिपिकल फ्रेश वाटर, सबसे टिपिकल फ्रेश वाटर अगर देखने को मिलता है तो पोखर है। विच हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट, इसके कुछ कंपोनेंट्स है। तो ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला चीज क्या है, तो पहला हम लोग जिसे उसमें पढ़ते हैं एबायोटिक, मतलब निर्जीव। एबायोटिक कंपोनेंट हो जाता है कंपोनेंट्स, और दूसरा हो जाता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो पहले हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट को देखते हैं, इसमें क्या आता है और बायोटिक में क्या आता है। ठीक है, तो एबायोटिक में क्या आता है पहले इसको देख लेते हैं। These are present in the form of various inorganic compounds such as water, carbon dioxide,
ऑक्सीजन as well as nitrogen, calcium, phosphorus, etc. and organic compounds such as humic acid, and amino acid. These are found in a small amount. These are found in a small amount. These are found in a small amount in soluble state. In soluble state. Soluble state. Readily available to. Readily available to the organism. To the organisms. Major part of these is found in the soil. ये मुख्य रूप से मिलेगा कहाँ? Major parts of these are found in the soil. Found in the soil. ये मुख्य रूप से आपको मिट्टी में देखने को मिल जाता है. Soil from the bottom sediment. कहाँ मिलेगा? पेंदी में. From the bottom sediments. ठीक है, अवसाद के रूप में आपको धरती के मतलब पोखर के सबसे निचले किनारे में आपको मिल जाएगा. एज वेल एज इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. और कहाँ मिलेगा? एज वेल एज इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स. और कहाँ मिलेगा? बॉडी में मिल जाएगा. ठीक है, इसीलिए कोई भी जो मछली तछली आता है ऊपर से बारिश नहीं होती है, वह पृथ्वी के इन्हीं कंपोनेंट से इसका निर्माण होता है. पृथ्वी पर जितने भी जीव है, या पानी में हो या कोई भी, जैसे घोंगा है, केकड़ा है, मछली है, सांप है, तो जो भी जीव पानी के अंदर बनते हैं वो पानी के ही मटेरियल से बनते हैं, कहीं बाहर से वो नहीं आते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो गया. अब ये सब जो है जितने भी चीज है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. द अवेलेबल न्यूट्रिएंट डिपेंड अपॉन द रिलीज ऑफ सेम फॉर्म ऑफ सॉइल. और मिट्टी में ही इसको पोषक तत्व भी मिल जाता है. जो इसको जरूरी का चीज है, वो सारा चीज इसको मिट्टी में ही तो मिल जाता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट जो भी पोषक तत्व होता है, डिपेंड्स अपॉन द सेम फ्रॉम द सॉइल. मतलब मिट्टी में ही इसको सारा पोषक तत्व की जरूरत हो जाती है. इट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर. लेकिन वर्षा पर डिपेंडेंट रहना इसका मेन लक्षण है. इट इज डिपेंडेंट ऑन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर. तो ये हो गया आपको एबायोटिक में इतना सारा बात आपको समझना है. ठीक है, फैक्टर लाइक कौन कौन चीज है वेरियस फैक्टर में? सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी, ठीक है, इस पर निर्भर रहता है. वेरिएशंस, इन्वायरमेंट में अगर बदलाव जरूरी है तो वेरिएशन होना जरूरी है. ठीक है, वेरिएशन इन किस चीज में? तो टेम्परेचर में. टेम्परेचर अगर नहीं बदलेगा तो जीवों को रहना मुश्किल हो सकता है, तो टेम्परेचर हो गया. ठीक है, टेम्परेचर बदलना. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट कितनी मात्रा में है ये मायने रखता है. ठीक है, ये सारा चीज ये है. ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड, कितना देर फोटोसिंथेसिस होता है. ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड, ये सारी बातें इसमें कहा गया है.
तो समझते हैं एक बार फिर से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एबायोटिक, हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें आपको पढ़ना है एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें इतना सारा बात है, क्या क्या कहा गया है इसको समझते हैं। कह रहा है कि दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मुख्य रूप से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एज वेल एज नाइट्रोजन। और इसके अलावा इसमें क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन मिलते हैं, कैल्शियम मिलते हैं, फास्फोरस मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये सब क्या था, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट था, ठीक है। और अब क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इसमें क्या आता है, ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड हो गया, ठीक है, एमिनो एसिड हो गया, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। मतलब एबायोटिक इकोसिस्टम को बनाने के लिए एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट की जरूरत होती है। इनऑर्गेनिक में ये सब हो गया, ऑर्गेनिक में ये हो गया। ऑर्गेनिक में दो ही चीज, एक ह्यूमिक एसिड और एक एमिनो एसिड। और इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब हो गया, ठीक है। दीज आर फाउंड इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल स्टेट। ये मुख्य रूप से जो है घुले हुए फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ये आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन सब एक साथ घुले हुए फॉर्म में मिलते हैं। एंड अवेलेबल इन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। मेजर पार्ट ऑफ दीज फाउंड इन द सॉइल फ्रॉम द बॉटम ऑफ सेडिमेंट। ये मुख्य रूप से या तो मिट्टी में मिले हुए फॉर्म में मिलेंगे या सबसे निचले स्तर पर मिलेंगे, ठीक है, सबसे निचले स्तर पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नीचे कुछ छूट जाएगा इसलिए थोड़ा सा पीछे कर दिए, ठीक है। इसके अलावा है बॉटम ऑफ द सेडिमेंट एज वेल एज इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा वह जीवों के शरीर में भी आपको मिलते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट डिपेंड अपॉन द सेम फॉर्म ऑफ सॉइल, इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर। इसके लिए बहुत तरह के क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर, मतलब सूरज की रोशनी किस तरह से आ रहा है, किस तरह से वेरिएशन इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर किस तरह से बदल रहा है, लाइट कितना मात्रा में पहुंच रहा है, कितना देर पहुंच रहा है। तो ये सारे चीज है एबायोटिक फैक्टर। मतलब अगर एबायोटिक फैक्टर अगर सही नहीं होगा तो बायोटिक फैक्टर का निर्माण करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ तक हम लोग समझे हैं। अब आपको देखना है बायोटिक कंपोनेंट क्या है। तो बायोटिक कंपोनेंट को हम लोग देखते हैं, इसका हेडिंग देके कम से कम इतना आगे तक पॉइंट तक बढ़ा देते हैं, और अगले दिन इसको देखेंगे तो ये बायोटिक खत्म हो जाएगा। हो जाएगा तो बोलिए। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि पोखर के अंदर बहुत ज्यादा मछली का प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, तो सूरज की रोशनी पर्याप्त आए, टेम्परेचर बदलता रहे, ठीक है, लाइट बदलता रहे, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बदलती रहे। ये सारा चीज अगर मेंटेन रहेगा तभी जो जीवे हैं पानी में है वो भी, और पहले से है या बाद में है, वो सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो सुरक्षित रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए एबायोटिक फैक्टर जरूरी है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम तभी चल सकता है जब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है, और जिस पर डिपेंडेंट रहता है ऑर्गेनिज्म उसकी जरूरत, सूरज की रोशनी, वेजिटेशन, लाइट, टेम्परेचर, ये सारा चीज अगर मौजूद होगा तब जाके आप एबायोटिक इकोसिस्टम को चला सकते हैं। और तब ही जाके उस पानी के अंदर मछली, घोंघा, केकड़ा, जो भी चीजें होती है वो मौजूद हो पाएगा, नहीं तो उसका रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए हो गया लगता है, चलिए हो गया सब। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बायोटिक में थोड़ा सा, पूरा तो होगा नहीं लेकिन थोड़ा सा देख के कल के लिए रख लें। अब आता है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। बायोटिक
कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड इको सिस्टम। पॉन्ड मतलब वही फ्रेश वाटर इको सिस्टम, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो आते हैं प्रोड्यूसर आते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो आएंगे प्रोड्यूसर होंगे। प्रोड्यूसर, अब इस ई प्रोड्यूसर अलग होगा, तो पानी में रहने वाले जो है ऑर्गेनिज्म उसके लिए प्रोड्यूसर कुछ अलग होंगे, ठीक है। पहले जो प्रोड्यूसर पढ़े हैं वो इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर था, उसमें सब आता था। कंज्यूमर आएंगे, कंज्यूमर आएंगे, इसमें पानी में रहने वाला ही सब होगा, ठीक है। डिकम्पोजर आएंगे, डिकम्पोजर आएंगे, और कौन आएंगे, और आएंगे ट्रांसफॉर्मर्स, मतलब जिस तरह से उसमें था वही है, लेकिन इसका काम बदल जाएगा यहाँ पर। प्रोड्यूसर में कौन आएगा, प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, दीज आर टू टाइप्स। ये मुख्य रूप से कितने टाइप के होंगे, टू टाइप्स, नेमली प्लैंक्टॉन्स एंड एक्वेटिक। कौन कौन आएगा, तो पहला जो होगा उसका नाम होगा प्लैंक्टॉन्स। हम लोग में क्या आता था, गाय भैंस मतलब पेड़ पौधे आते थे और उसके अलावा जीव जंतु आते थे। इसमें आएगा प्लैंक्टॉन्स, पानी के नीचे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो प्रोडक्शन का काम करेंगे, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सूरज की रोशनी में भोजन बनाते हैं, इसलिए इसका फोटो से फाइटो हो गया, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। एक हो गया फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और दूसरा हो गया एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स हम लोगों में क्या था, तो एक ऑटोट्रॉप्स होता था और एक ब्लू ग्रीन अलगी, क्लोरोफाइसी ये सब आता था जो फोटोसिंथेसिस करता था। फाइटोप्लैंक्टन्स, और दूसरा हो गया एक्वेटिक प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टन्स किसको कहते हैं, ठीक है। यह पानी के सरफेस पर तैरता हुआ नजर आता है, जिसमें अलगी है, वोल्वैक्स है, युगलिना है, ये सब हो गया, ठीक है। दीज आर मिनट फ्लोटिंग प्लांट्स such as algae हो गया, वोल्वैक्स हो गया, युगलिना हो गया, ये सब हो गया। These remain distributed throughout pond। ये आपको पोखर में पूरा आपको देखने को मिलेगा, अप टू डेप्थ, पूरा गहराई तक भी, अप टू डेप्थ, which is penetrated by द लाइट, ठीक है। और वो उसको वहां तक लाइट पहुंच जाता है, ठीक है। लाइट मतलब उसको मिलता है फाइटोप्लैंक्टन्स को। दीज प्रोवाइड, ये आपको क्या देगा, दीज प्रोवाइड ग्रीनिश कलरेशन। मुख्य रूप से इसका कलर ग्रीन होगा, ग्रीनिश कलरेशन टू द पॉन्ड। इसलिए पोखर का पानी जो होता है वो हरा हरा हो जाता है, पॉन्ड वाटर, किसके वजह से, फाइटोप्लैंक्टन की वजह से। फाइटोप्लैंक्टन में कौन कौन आ जाता है, तो अलगी, वोल्वैक्स, युगलिना, इसके वजह से, ठीक है। दिस ये ग्रीनिश कलरेशन टू द वाटर वेयर दीज आर प्रेजेंट, इन एबंडेंस, ठीक है। इसलिए यह अक्रिय रूप में पाया जाता है। दिस कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट कंपेरिजन, हाँ, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये हम लोग देख रही है फाइटोप्लैंक्टन के बारे में। तो फाइटोप्लैंक्टन में इतनी बातों को आपको
ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रोड्यूसर में क्या मतलब बायोटिक कंपोनेंट जो पॉन्ड इकोसिस्टम में होता है उसमें प्रोड्यूसर है मतलब उत्पादक, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, डिकम्पोजर मतलब मिट्टी में मिलाने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरित करने वाला, बदलने वाला। तो हम लोग प्रोड्यूसर में पढ़ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर में दो आ गया, एक फाइटोप्लैंक्टन और एक हो गया एक्वेटिक प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है कि मुख्य रूप से ये पानी के सरफेस पर पाया जाएगा, जिसमें कौन कौन आएगा, अलगी हो गया, वॉल्वेक्स हो गया, युगलिना हो गया। दीज रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पॉन्ड, ये पूरा पोखर के चारों तरफ फैला हुआ रहेगा, गहराई तक भी रहेगा, ऊपर में भी रहेगा, और लाइट जो है उसको अंदर तक पानी को छेदते हुए पहुंच जाएगा। दीज प्रोवाइड ग्रीनिश कलरेशन, इसका जो रंग होगा वो हरा होगा। ठीक है, वेयर दीज आर प्रेजेंट इन एबंडेंस, और ये मुख्य रूप से पूरा जो है पानी के सरफेस पर पाया जाएगा और पूरा पानी के सरफेस को हरा करके रखने का काम करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, तो ये जो है प्रोडक्शन ऑफ बेसिक फूड फॉर इकोसिस्टम, और रख के जीवों के लिए भोजन का काम करेगा। प्रोडक्शन ऑफ, लास्ट में जोड़ दीजिएगा, प्रोडक्शन नीचे नहीं लिखा है, यहाँ लिख देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बेसिक फूड, प्रोडक्शन ऑफ बेसिक फूड फॉर द इकोसिस्टम, फॉर द इकोसिस्टम के लिए बेसिक फूड प्रोवाइड करने का काम करेगा कौन, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो यहां तक रहने देते हैं। कल हम लोग का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये, इसका दूसरा एक्वेटिक प्लांट पढ़ना है, कंज्यूमर पढ़ना है, टर्सरी कंज्यूमर में फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, फिर उसके बाद डिकम्पोजर है और ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कल हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, आधा अभी बच गया है, आधा को हम लोग कल खत्म कर लेंगे, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हम लोग का समाप्त हो जाएगा। अगले दिन हम लोग फिर इसी तरह से नया टॉपिक को खोजेंगे, जो सिलेबस में है उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस से एक न ज्यादा है न कम है, जितना जरूरत है उतने बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आज सब लोगों का हो गया या अभी नहीं लिखे हैं, हो गया है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, कल इसी समय में, ठीक है, मिलते हैं। चलिए लीव हो जाइए सब लोग।